एक्टर कंगना रनौत हिमाचल के मंडी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुकी हैं, जिसके बाद वो चंडीगढ़ से मुंबई के लिए रवाना होंगी। इससे पहले उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कंगना रनौत का पहले लिया गया कोरोना सैंपल फेल हो गया था। पिछले कुछ समय से शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग चल रही थी। कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी, जिसके बाद से शिवसेना उनका मुंबई आने का विरोध कर रही है, जबकि केंद्र ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई है। तो कंगना रनौत मंदिर गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना जब मंडी से निकली, उसके बाद अपनी बहन रंगोली के साथ उन्होंने मंदिर के दर्शन किए, यहाँ पर मत्था टेका। और इससे पहले कंगना ने ट्वीट भी किया कि वो ना डरेंगी ना झुकेंगी। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब कंगना अपने घर मंडी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रही थी, मुस्कुराते हुए देखिए वेव ऑफ कर रही हैं। और दूसरी तस्वीर में कंगना ने मंदिर में मत्था टेका। और लगभग 11 बजे का वक्त होगा, क्योंकि मंडी से चंडीगढ़ की दूरी सड़क मार्ग के जरिए लगभग 4 घंटे की है और 12 बजे की फ्लाइट है कंगना की चंडीगढ़ से मुंबई की। तो उनके इस दौरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सिर्फ न्यूज़ 18 के पास हैं, मंदिर में मत्था टेकने की। और कंगना ने मुंबई रवाना होने से पहले ये कहा कि वो रानी लक्ष्मीबाई के कदमों पर चलेंगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था, जय महाराष्ट्र जय शिवाजी, और मुखर होकर अपनी आवाज उठाती रहेंगी। कंगना रनौत अपने घर मंडी स्थित जो भामला में उनका पैतृक निवास है, वहां से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई हैं। चंडीगढ़ में 12 बजे के करीब इनकी फ़्लाइट है और आज ये मुंबई पहुंचेंगी। जैसा कि उन्होंने पहले भी कमिटमेंट की थी, सोशल मीडिया पे इन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया था और कहा था कि वो 9 सितंबर को हर हालत में जो है वो मुंबई पहुंचेंगी। हालांकि बीच में जो है वो मुंबई जाने के रास्ते में थोड़ी बाधा भी बनी कोरोना रिपोर्ट, क्योंकि जो मनाली में इनका सैंपल लिया गया था वो जाँच में जो है वो फेल पाया गया था। और उसके बाद जो है कल रात को दोबारा से जब वे मंडी पहुंची, जब इन्हें पता चला, तो उसके बाद दोबारा स्वास्थ्य विभाग की टीम इनके घर पहुंची और उसके बाद फिर दोबारा इनका सैंपल लिया गया और देर रात जो है उसकी रिपोर्ट आई, जिसमें कंगना रनौत जो है वो कोरोना नेगेटिव पाई गई है। अब इस वक्त कंगना जो है चंडीगढ़ के लिए जो है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे आगे जो है उनके काफिले में जो पुलिस की तरफ से एस्कॉर्ट व्हीकल जो है उनको प्रोवाइड की गई है, वो सबसे आगे जो है वो चल रही है। और उसके बीच में जो है एक मर्सिडीज कार जो है वो चल रही है, जिसमें कंगना रनौत और परिवार के अन्य लोग बैठे हुए हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आज अपने घर मंडी जिला के भामला स्थित घर से जो है वो मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं। तो जब वो घर से रवाना हुई, तो रवाना होने के बाद हमीरपुर जिला के कोठी गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर है जो सड़क के किनारे ही है, और वहां पर उन्होंने जो है वो रुककर मत्था टेका। हम आपको जो है इस वक्त हम उसी शिव मंदिर के पास मौजूद हैं, हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सड़क के किनारे एक छोटा सा जो है ये शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के पास जो है उन्होंने अपनी गाड़ियों का काफिला जो है वो रोका और हम उनकी गाड़ियों के काफिले के बिल्कुल ठीक पीछे थे। जैसे ही उनकी गाड़ियों का काफिला रुका तो एकदम से हम भी उतरे और हमने देखा कि कंगना रनौत जो है वो अपनी गाड़ी से बाहर उतरी और वो इस मंदिर के पास आई। यहाँ वो मंदिर के पास आई और उन्होंने जो है वो यहाँ पर मत्था टेका। भगवान शिव का आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी पिंडी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। एक छोटा सा मंदिर है इस कोठी गांव में, जिला हमीरपुर में ये गांव पड़ता है। और यहाँ पर जो है उन्होंने विधिवत रूप से मत्था टेका और उसके बाद जो है वो दोबारा अपनी गाड़ी में बैठी। मैम कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई जा रहे हैं मैम, कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई जा रहे हैं मैम, कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई जा रहे हैं। मुंबई रवाना होने से पहले कंगना ने ट्वीट किया। ट्वीट में कंगना ने लिखा, रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी ना झुकूंगी। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र जय शिवाजी। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर कई दावे करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ भी अब मुंबई पुलिस जांच करेगी। ये जांच शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन की तरफ से लगाए गए आरोपों पर की जाएगी। अध्ययन सुमन ने अपने एक इंटरव्यू में कंगना रनौत पर ड्रग्स लेने और उन्हें जबरन ड्रग्स देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जिस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मुंबई पुलिस को जांच के आदेश दे दिए। हालांकि कंगना रनौत ने इस पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई और एक ट्वीट करते हुए अपना ड्रग टेस्ट कराने के लिए ब्लड सैंपल देने की खुली चुनौती दे दी। ड्रग्स मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को आज सुबह 10 बजे भाईखला जेल भेजा जाएगा। रिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी रात एनसीबी के दफ्तर में बनी एक कमरे की अस्थायी जेल में रखा गया। जेल रूल बुक के मुताबिक शाम को जेल कैदियों की गिनती के बाद नया कैदी नहीं लाया जाता है, इसलिए रिया को एनसीबी लॉकअप में रात गुजारनी पड़ी। रिया को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए 22 सितंबर तक जेल भेज दिया। ड्रग्स खरीदने और रखने के मामले में कल एनसीबी द्वारा गिरफ्तार की गई रिया चक्रवर्ती को आज एनसीबी की टीम एनसीबी दफ्तर से जो है वो भायखला जेल, जो महिला जेल है, वहां के लिए रवाना होगी। जो जानकारी मिल रही है कि करीब 9 से 10 बजे के बीच में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम इसी दफ्तर से, जो एनसीबी का दफ्तर है बलाड स्टेट इलाके में, जहां पर इस वक्त रिया चक्रवर्ती को रखा गया है, क्योंकि कल कोर्ट में जब हियरिंग हुई थी तो एनसीबी की तरफ से जुडिशियल कस्टडी देने की जो मांग की गई थी कोर्ट से, उसके बाद कोर्ट ने 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में रिया चक्रवर्ती को भेजा था। लेकिन रात होने की वजह से जो है कोर्ट ने यह भी आदेश दिया एनसीबी को कि इसी दफ्तर में जो है एक कमरे को जेल बना दिया जाए और रिया चक्रवर्ती को यहीं पर रखा जाए। तो कल की रात उनकी इसी इमारत की जेल में गुजरी है और जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक आज जो है करीब 9 से 10 बजे के बीच इसी इमारत से एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती को लेकर निकलेगी और भायखला जेल, जो महिला जेल है, वहां पर जो है उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनसीबी इस बात का भी इंतजार कर सकती है कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने जो है मुंबई के सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो एनसीबी की टीम इस बात का भी इंतजार कर सकती है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर निकले। अगर बेल रिजेक्ट होती है तो उन्हें भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के रथ में आग लगने के मामले ने लोगों को गुस्से से भर दिया। यही नहीं, 2 दिन पहले हुई इस घटना के बाद जब आंध्र सरकार में मंत्री वीएस राव मंदिर पहुंचे तो इस पर हंगामा काफी बढ़ गया और प्रदर्शन कर रहे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सीधे पुलिस से भिड़ गए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए प्रदर्शनकारी वहां लगे बैरिकेड गिराकर अंदर घुसते हुए भी देखे गए। भीड़ के गुस्से ने पुलिस को भी बेबस कर दिया। धक्का मुक्की और खींचतान के बाद वो पीछे हट गई। इसके बाद कई प्रदर्शनकारी मंदिर में दाखिल होने की कोशिश करते नजर आए। आंध्र सरकार में मंत्री वीएस राव ने पुलिस अधिकारियों और दूसरे लोगों से घटना के बारे में जानकारी भी ली, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 2 दिन पहले देर रात पूर्वी गोदावरी जिले के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के रथ में अचानक आग लग गई थी। इस घटना में केवल रथ को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद से लोगों में गुस्सा बना हुआ है। टीडीपी ने तो इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। रिया से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया चक्रवर्ती बहुत रोई थी। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिया की पेशी हुई और जैसे ही उसकी जमानत की अर्जी खारिज हुई वो रोने लगी। वो रोते हुए बोली कि बॉलीवुड के 80% लोग ड्रग्स लेते हैं तो सिर्फ उसके साथ ही गलत क्यों हो रहा है। बताया गया कि पेशी के समय बचाव पक्ष के 2 वकील मौजूद थे। कोर्ट में रिया से पूछा गया कि पूछताछ में कोई दबाव तो नहीं बना रहा था, जिस पर रिया ने नहीं का जवाब दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद रिया खूब रोई। रिया को रोता देखकर उसका भाई शोभिक भी खूब रोया। रिया के वकील सतीश मान शिंदे सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। ऐसे में अगर रिया के वकील एनसीबी के दिए सबूतों पर सफाई देने में कामयाब रहे तो रिया को बेल मिल सकती है। वहीं अगर रिया को सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिलती है तो उनके वकील हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। रिया के मामले में सबसे बड़ा पेच धारा 27A का है। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। एनसीबी ने यह धारा रिया पर लगाई है। रिया चक्रवर्ती को आज एनसीबी की जेल से भायखला में जेल में शिफ्ट किया जाना है और उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं कि जो रिया चक्रवर्ती की लीगल टीम के मेंबर हैं आनंदी फर्नांडिस जो है वो यहाँ पर एक बैग के साथ पहुँची हुई हैं। उन्हें गेट पर जो है रोका गया है पुलिस के द्वारा और जो बैग है उसमें साफ तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है उसमें रिया चक्रवर्ती के कपड़े हो सकते हैं, क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल शिफ्ट किया जाएगा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने उन्हें भेजा है और इसीलिए जो है जो लीगल जो उनके वकील हैं सतीश मान शिंदे, उनकी असिस्टेंट आनंदी फर्नांडिस इस वक्त जो है
एनसीबी दफ्तर के गेट पे आपको नजर आ रही हैं, वो उस कहीं ना कहीं उस बैग में जो है वो कपड़े लेकर रिया चक्रवर्ती के लिए पहुंची हैं, क्योंकि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत अगर मुंबई की सेशन कोर्ट रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज कर देती है तो उसके बाद रिया के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और उसके बाद उन्हें जेल में भायखला जेल में शिफ्ट होना ही पड़ेगा यहाँ से। लेकिन कल जिस तरह से सुनवाई हुई थी, कल रात होने की वजह से किला कोर्ट ने एनसीबी को आदेश दिया था कि वो इसी दफ्तर में एक रूम को जेल में कन्वर्ट करें और उसी में रिया चक्रवर्ती को रखें, जिसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने उस आदेश का पालन किया और आज जो पहली रात है जेल में वो इसी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती गुजरी। लेकिन अब जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे ने मुंबई के सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है, उस पर आज 10 बजे के आसपास सुनवाई होनी है। तुर्की और ग्रीस के खुलकर सामने आने के बाद भूमध्य सागर में जंग का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तनाव के इसी माहौल के बीच ग्रीस ने समंदर में अपना जंगी बेड़ा उतार दिया, जिसने तुर्की के बेहद करीब सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जिसमें कई जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। इन जहाजों के अलावा ग्रीस के लड़ाकू विमान भी समंदर के ऊपर उड़ते नजर आए। इस अभ्यास में ग्रीस के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने भी हिस्सा लिया। उसके लड़ाकू विमानों ने भी विवादित इलाके के आसपास उड़ान भरी। लेकिन ग्रीस और संयुक्त अरब अमीरात के इस अभ्यास से माहौल और गर्मा गया। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान ने ग्रीस को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। En azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ग्रीस इससे पहले भी इस इलाके में फ्रांस और इटली जैसे देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर चुका है, जबकि तुर्की वहां भले ही अकेला पड़ता दिख रहा हो, लेकिन उसके तेवर बिल्कुल भी नर्म नहीं है। ऐसे में वहां बड़े टकराव की आशंका अब भी बनी हुई है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कुछ बेखौफ लड़कों के हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में इन लड़कों ने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाया, जिसमें साफ दिखा कि एक के बाद एक अलग अलग 5 लड़कों ने एक मकान की छत पर खड़े होकर पिस्तौल से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 लड़कों को हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के एक शहर में 2 परिवार का बहिष्कार कर दिया गया। एमपी के डिंडौरी में 2 परिवारों का गांव से बहिष्कार कर दिया गया। बताया गया कि इन दोनों परिवारों ने अपने घर के पास बनाए जा रहे शौचालय का विरोध किया था। यूपी में मुरादाबाद में गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जानवरों के लिए घास काटने गई 2 लड़कियां नदी में डूब गई। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने लड़कियों को काफी ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। बिहार के मुंगेर में शराब के नशे में धुत एक लड़के की नाले में गिरने से मौत हो गई। यूपी के चित्रकूट में एक लड़के से लूट के बाद उसकी डंडे से पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। बदमाशों ने लड़के को पेड़ से बांधकर काफी देर तक पीटा और फिर वहां से भाग गए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया। बिहार की राजधानी पटना में नर्सों के पदों पर नियुक्ति की मांग के लिए महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। वो हंगामा करते हुए पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर पहुंच गईं, जिसके बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। हंगामे के दौरान वहां महिला पुलिसकर्मी नहीं थीं, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों को रोकना और भी मुश्किल हो गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ते हुए देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और उन्हें हिरासत में लेने की चेतावनी दी। जब चेतावनी से भी बात नहीं बनी तो पुलिस वाले उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। इस पर गुस्साई महिलाओं ने आत्मदाह की भी धमकी दी। मेरे पास कुछ नहीं, हमने हत्या जनता है, हम आत्मदाह कर लेंगे। ये प्रदर्शन बिहार में 2016 में नर्सों के पदों पर निकाली गई भर्ती के मुद्दे पर हुआ। दावा है कि सरकार ने 6300 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन नियुक्ति केवल 2000 को ही मिली। जिन महिलाओं को नियुक्ति नहीं मिली वो इस पर सरकार के खिलाफ लगातार हंगामा कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने विधानसभा की तरफ जाने के लिए रैली भी निकाली, लेकिन विधानसभा के बाहर पुलिस तैनात दिखी। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखकर पुलिस ने उन्हें वहां भेजने की कोशिश की। ऐसे में उनके बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन ये लोग प्रदर्शन करते रहे। हाथों में कांग्रेस का झंडा और तख्तियां लेकर जुटे ये प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे। इन कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी शामिल दिखाई दी, जिन्होंने इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। अमेरिका के ऑरेगन राज्य में ट्रंप समर्थकों की रैली के दौरान जमकर हंगामा हुआ। रंग भेद और ट्रंप के खिलाफ हुई इस रैली के विरोध में इकट्ठा हुए लोगों के साथ मारपीट होने से हालात काफी नाजुक हो गए और इस घटना ने काफी गंभीर रूप ले लिया।
यह हंगामा उस वक्त हुआ जब ओरेगन की राजधानी सेलम में एक रैली के लिए ट्रंप समर्थक इकट्ठा हुए। हंगामा तब ज्यादा बढ़ गया जब ट्रंप समर्थकों के विरोध में रंगभेद के खिलाफ कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। विरोध कर रहे इन लोगों के साथ मारपीट भी हुई। सामने आए एक वीडियो में एक ट्रंप समर्थक रैली का विरोध कर रहे एक प्रदर्शनकारी के सिर पर हमला करते हुए भी देखा गया। इस हिंसक टकराव के बाद वहां तनाव पैदा हो गया। पुलिस की तरफ से इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड में एक हथियारबंद ट्रंप समर्थक को पुलिस ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से ये मामला अमेरिका के चुनाव में गरमाया हुआ है। इस घटना की वजह से ही ट्रंप समर्थकों ने रैली में पोर्टलैंड से दूरी बनाकर रखी। वो मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर 80 किलोमीटर की रैली निकालते हुए ट्रंप के समर्थन में सेलम में एक जगह इकट्ठा हुए। कोरोना संकट के बीच हरियाणा के सोनीपत में एक सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास के कुछ छात्रों को बुलाकर पढ़ाया गया। वहां 11 सितंबर से दोबारा क्लास शुरू हो जाएंगी, जिससे पहले ये डेमो किया गया, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए छात्र स्कूल में घुसे। इससे पहले उनके शरीर का तापमान मापा गया, जिसके बाद सभी छात्र एक लाइन में एक दूसरे से दूरी बनाते हुए आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने क्लास में बैठकर पढ़ने के समय भी इस नियम का पालन किया। कक्षा के अंदर केवल 15 बच्चे बैठेंगे और 15 बच्चे जो है सोशल डिस्टेंस के साथ हैं। करीब 5.5 महीने बाद स्कूल पहुंचे छात्रों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया और अपनी खुशी जाहिर की। सरकार के बहुत ही आभारी है जो उन्होंने इस सर्वे में हमारा स्कूल चुना। क्लास में पढ़ने के समय सभी छात्र और टीचर मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए। स्कूल में हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों के साथ डेंगू और मलेरिया के मरीजों की बढ़ती तादाद से हालात बिगड़ सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली में कुछ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें किसी मरीज के अंदर कोरोना के साथ डेंगू के लक्षण भी पाए गए और बताया गया कि ऐसे ही एक मरीज की जान बहुत मुश्किल से बचाई गई। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है और इन सबके बीच अब तक दिल्ली में डेंगू के 96 जबकि मलेरिया के 97 मरीज सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी को कोरोना और डेंगू एक साथ हो जाएं तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए डॉक्टरों ने कोरोना से बचाव के साथ ही डेंगू से बचाव को भी बहुत जरूरी बताया। अगर एक मरीज में ये दोनों चीजें हों तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, उसके रैशेस भी हो रहे हैं, साथ में निमोनिया हो रहा है, तो अगर यंग भी पेशेंट होगा तो उसकी जो रिस्क फैक्टर है 2 गुना बढ़ जाएगा। बीजेपी ने दिल्ली सरकार से पटरी किनारे झुग्गियों में रहने वालों को मकान देने की मांग की। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से रेल पटरी के किनारे झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मकान देने की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि करीब 52,000 मकान तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार गरीबों को ये मकान नहीं दे रही है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेलवे पटरी के किनारे बनी झुग्गियों को हटवाने का आदेश दिया था। आज जब झुग्गी वासियों के लिए 52,000 फ्लैट बने पड़े हैं तो आपने उनको आवंटन क्यों नहीं किया? हरियाणा के पीजीआई रोहतक में कोरोना वैक्सीन के दूसरे दौर का ट्रायल शुरू हो गया। इस दौर में करीब 50 लोगों को टीका दिया जाएगा। इसमें 65 साल से ऊपर के लोगों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले वैक्सीन का पहला ट्रायल सफल रहा था। आज 15 वॉलंटियर्स की जांच कर ली गई है और उनका ब्लड टेस्टिंग के लिए और कोविड टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने इंदौर में कलश यात्रा निकाली। इस यात्रा में करीब 2000 महिलाएं शामिल हुई। हालांकि इनमें कई महिलाओं ने कोरोना के खतरे से बचने के लिए जरूरी दूरी का भी ध्यान नहीं रखा। दिल्ली के रघुबीर नगर में पुलिस ने स्कूटर चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 28 साल के इस आरोपी की करीब 30 मामलों में पुलिस को तलाश थी। पुलिस के मुताबिक इसकी कई लड़कियों से दोस्ती थी और उन्हें अलग अलग स्कूटर में घुमाने के लिए चोरी करता था। हमने इससे एक कंट्री मेड पिस्टल, 7 स्टोलन 2 व्हीलर्स और 1 मोबाइल रिकवर किया है। बिहार के कटिहार में महिला से बदसलूकी करने के आरोप में एक बुजुर्ग आदमी को गांव के लोगों ने जमकर पीटा। आरोपी के वहां पहुंचे इस आदमी ने झाड़ फूंक करने के नाम पर महिलाओं से छेड़खानी की, जिसके बाद उन्होंने इस बुजुर्ग को घेर लिया और एक महिला ने उसे डंडे से जमकर पीटा। काफी देर तक पिटाई के बाद वहां मौजूद लोगों ने महिला को रोका। पिटाई की वजह से आदमी जमीन पर लेट गया, जबकि वहां मौजूद लोग उसे घेर कर खड़े रहे। इससे पहले ये आदमी एक पेड़ से भी बंधा हुआ नजर आया और कई महिलाएं उसे घेरे हुए खड़ी दिखाई दी। हालांकि इस बीच वो महिलाओं को समझाने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन खफा लोगों ने उसे जमकर पीटा। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक खतरनाक स्टंट करते दिखाई दिए। टॉम क्रूज नॉर्वे में अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया।
वीडियो में टॉम क्रूज एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाते दिखाई दिए। इससे पहले वो पहाड़ के किनारे बने एक रैंप पर अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाते नजर आए। रैंप पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए उन्होंने उसके साथ ही हवा में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद वो नीचे गिरने लगे। थोड़ी देर बाद उनका पैराशूट खुल गया और वो उसकी मदद से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। इस दौरान उनके आगे एक कैमरा घूमता दिखाई दिया, जबकि उनके ठीक ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर से भी इस सीन को फिल्माया गया। टॉम क्रूज की ये फिल्म अगले साल रिलीज होनी है, जिसके इस स्टंट सीन को पश्चिमी नॉर्वे के हेलेसिट में शूट किया गया। गुजरात के वडोदरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के एक अस्पताल में आग लग गई। इसके बाद तो वहां भगदड़ मच गई। आनन फानन में अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीजों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। किसी को स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकाला गया तो कुछ मरीजों को लोग उनके बिस्तर के साथ ही अस्पताल से बाहर ले आए। इस अफरा तफरी के समय वहां कई मरीजों की हालत बिगड़ गई, जिनका अस्पताल के बाहर ही इलाज किया गया। वहां से आई एक तस्वीर में अस्पताल के बाहर कई मरीज अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए दिखाई दिए। बाद में गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस की मदद से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आग लगने की सूचना पर वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। गुजरात के बनासकांठा में गौशाला चलाने वालों ने सरकार से मदद की मांग करते हुए सैकड़ों गायों के साथ प्रदर्शन किया। कोरोना संकट में कम दान मिलने से गायों के लिए चारा जुटाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद ये सभी लोग सैकड़ों गायों को लेकर सड़क पर उतर गए और सरकार से मदद की मांग की। बीच सड़क पर इतनी गायों के आ जाने से जैम लग गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को भी काफी मुश्किल हुई। इससे पहले गौशाला चलाने वालों की चेतावनी के बाद प्रशासन ने वहां पुलिस तैनात कर दी और एक गौशाला के बाहर तैनात कुछ पुलिस वाले गायों को बाहर आने से रोकने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। लेकिन पुलिस के तैनात होने से लोग और नाराज हो गए और सैकड़ों गायों के साथ सड़क पर उतरकर उन्होंने प्रदर्शन किया। देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3609 नए मामले सामने आए। इतने मामले करीब 2.5 महीने बाद दर्ज हुए हैं। 24 जून को कोरोना के 3788 केस आए थे। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 10% के पार पहुंच चुकी है, जबकि रिकवरी रेट 86.3% है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 45,797 टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 1,70,140 लोग ठीक भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक सरकारी अस्पताल में कोबरा सांप देखकर वहां इलाज करा रहे मरीज और उनके घरवाले बुरी तरह घबरा गए। डर के मारे कई लोग तो वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव तब फूल गए जब कोबरा सांप फन फैलाकर वहीं बैठ गया। देखने से ऐसा लगा जैसे वो बेहद गुस्से में हो। सांप कहीं काट न ले, इस डर से लोग उसे दूर से ही देखते रहे। किसी की भी उसे भगाने की हिम्मत नहीं हुई। आनंद फानन में वहां सपेरे को बुलाया गया, जिसके बाद सांप पकड़ने का काम शुरू हुआ। लेकिन उसे पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही सपेरे ने सांप की पूंछ पकड़ने की कोशिश की तो उसने तेजी से पलटकर उसके पैर पर हमला कर दिया। हालांकि इस बार से वो बच गया, जबकि सांप वहां से भागने लगा, लेकिन सपेरे ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। इस दौरान सांप ने कई बार उसे डसने की कोशिश की। हालांकि काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन और वहां इलाज करा रहे लोगों ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 4:17 पर नासिक में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.2 रही। तो नासिक में ये सुबह के वक्त ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। चीन एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में हालात बिगाड़ने की कोशिश करने में लगा है। अमेरिका को उकसाने के लिए इस बार चीन ने कोरिया की सीमा के पास सेना की टुकड़ियों को अभ्यास के लिए भेज दिया, और वो भी ऐसी तैयारी के साथ जैसे सैनिक अभ्यास के लिए नहीं बल्कि कोई जंग लड़ने जा रहे हों। अभ्यास में 1000 सैनिकों को शामिल किया गया। ये सैनिक गाड़ियों और रेलगाड़ियों में सवार होकर पहुंचे। अभ्यास की ही नहीं बल्कि सैनिकों के जाने की तस्वीरें भी चीन की सरकारी एजेंसियों ने दुनिया को दिखानी शुरू कर दी। कोरिया की सीमा के पास इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों को पहुंचाना चीन की एक चाल है, क्योंकि कोरिया की सीमा दक्षिण चीन सागर के पास है। वही दक्षिण चीन सागर जहां अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। रूस के उलियानोस्क से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक सुपरमार्केट में मौजूद महिला ने वहां के कर्मचारी पर चाकूबाजी कर दी। बताया गया कि हमले के समय यह महिला जोर जोर से चीख रही थी। उसे महिलाओं से नफरत है। और इसी बीच उसने उलियानोस्क में मौजूद सुपरमार्केट की कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमले का शिकार हुआ ये कर्मचारी सब्जियों और फलों के सेक्शन के पास खड़ा दिखा। तभी अचानक पीछे से ये महिला आई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने इस कर्मचारी पर चाकू से बिना रुके हमला शुरू कर दिया। वो इस कर्मचारी पर तब तक वार करती रही जब तक वो जमीन पर गिर नहीं गया।
इतनी देर में वहां सुपरमार्केट का एक दूसरा कर्मचारी और एक ग्राहक दौड़ते हुए पहुंचा और बुरी तरह जख्मी हो चुके इस कर्मचारी को बचाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन आरोपी महिला इस कर्मचारी को छोड़ने को तैयार ही नहीं दिखी। हालांकि पुलिस ने बाद में इस महिला को हिरासत में ले लिया। सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत पर बीएमसी ने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस पर नोटिस चिपकाकर उसे सील कर दिया। इस नोटिस के अनुसार कंगना के ऑफिस में कई अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जिस पर बीएमसी ने कंगना रनौत से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, बीएमसी ने खार पुलिस स्टेशन को भी एक पत्र लिखकर कंगना के दफ्तर में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए मदद मांगी, जिस पर कंगना रनौत ने ट्वीट कर बीएमसी की इस कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिया। मुंबई शहर में कायदे के अनुसार महानगर पालिका काम करती है। अगर इनलीगल काम होगा तो कंगना रनौत का या और किसी का भी हो, वो तो बंद किया जाएगा। उन्नाव रेप केस में 3 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने 3 अधिकारियों के खिलाफ विभाग को कार्रवाई की सिफारिश की। इनमें उस वक्त की जिलाधिकारी अदिति सिंह और 2 आईपीएस अधिकारी नेहा पांडे और पुष्पांजलि सिंह शामिल हैं। सीबीआई ने इन तीनों को रेप के मामले में लापरवाही बरतने का दोषी माना। इस मामले में बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेनगर को दोषी पाया गया था। मुंबई के धारावी इलाके से 25 किलो गांजा जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। अब इन आरोपियों से पूछताछ कर पूरे गिरोह के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एथलीट हिमा दास समेत कई खिलाड़ियों ने एनआईएस पटियाला में खराब खाना देने की शिकायत की। इतना ही नहीं, इन खिलाड़ियों ने रसोई में सफाई का भी मुद्दा उठाया, जिसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन कर दिया। यूएस ओपन में रोहन बोपन्ना और उनके कनाडा के जोड़ीदार डेनिस शापोवालोव को डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही टूर्नामेंट में भारत की चुनौती खत्म हो गई। इस मुकाबले में बोपन्ना और शापोवालोव को हॉलैंड के जूलियन रॉजर और रोमानिया के होरिया तेको की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार दोनों बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गए थे। पुलिस ने इनके पास से कुछ हथियार भी बरामद करने का दावा किया। चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ने वहां टेबल टेनिस खेलने वाले रोबोट उतार दिए, इसलिए वहां खिलाड़ी एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि इन रोबोट्स के खिलाफ हाथ आजमाते नजर आए। इन रोबोट की फुर्ती और रफ्तार ने खिलाड़ियों का पसीना बहा दिया। वो खेलते खेलते थक गए, लेकिन ये रोबोट अपनी जगह टिके रहे। बताया गया कि इन रोबोट में एक हाई स्पीड सिस्टम लगा है, जिससे ये 1 सेकंड नहीं बल्कि मिली सेकंड के अंदर ही बॉल की दिशा भांप लेते हैं। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए इन रोबोट्स को कारगर माना जा रहा है, क्योंकि एक तो ये थकते नहीं, दूसरा ये खिलाड़ी के लेवल के हिसाब से टेनिस बॉल की स्पीड और स्पिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसकी वजह से कई जगह पर स्कूल खुल भी गए हैं और इसके लिए डेमो हुआ। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उनके माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही स्कूल में छात्रों को बिठाने के लिए 6 फीट की दूरी रखना भी जरूरी है। साथ ही छात्रों को मास्क पहनना भी जरूरी होगा, यानी कि नियमों का पालन करना होगा। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूल जा पाएंगे, लेकिन उसके लिए माता पिता की हामी भी जरूरी होगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसानों के मुआवजे के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक ने शीर्षासन कर विरोध जताया। घटना तब हुई जब विधायक की अगुवाई में इलाके के कई किसान अटल एक्सप्रेसवे के लिए ली गई जमीन के बदले 4 गुना मुआवजे की मांग करते हुए डीएम ऑफिस पहुंच गए, लेकिन वो तब भड़क गए जब डीएम वहां 2 घंटे के बाद भी नहीं पहुंचे। इसी बात से नाराज कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने अर्धनग्न होकर प्रशासन और शिवराज सरकार के विरोध में शीर्षासन किया। इस दौरान उनके आसपास मौजूद लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इससे पहले मुआवजे की मांग पर किसान डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया। वहां मौजूद दूसरे अधिकारियों ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो नहीं माने। किसानों के इस प्रदर्शन में कोरोना से बचने के लिए कुछ लोग खानापूर्ति के लिए मास्क लगाए दिखे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। यही नहीं, सरकार और प्रशासन का विरोध करने के चक्कर में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ही ताक पर रख दिया। यूपी के मुरादाबाद में ड्रग्स विभाग ने नकली दवाइयों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बताया गया कि इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली दवाइयां बनाई जाती थी। ड्रग विभाग को जानकारी मिली थी कि एक मकान में नकली दवाइयों की फैक्ट्री चल रही है और ये नकली दवाइयां बड़ी कंपनियों के रैपर में पैक करके बाजार में सप्लाई की जाती हैं। जिसके बाद ड्रग विभाग ने फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी संख्या में नकली दवाइयों को बरामद किया।
फैक्ट्री में नकली दवाइयां बनाने वाली मशीनें भी बरामद की गई हैं। बताया गया कि यह फैक्ट्री 2 साल पहले जेल जा चुका एक आदमी चला रहा था, जो छापे से पहले ही वहां से फरार हो गया। जमानत हो गई थी मोहम्मद आसिफ की, जो अभियुक्त था। उसके बाद उसने आके यहाँ पर सेटअप बनाया है और आप देख रहे हैं कि ये किसी बड़े प्लानिंग में था, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन इस पर जो है इसने 2 ब्लिस्टर मोटरेट मशीन यहाँ पर आकर किसी और कंपनी की दवाएं बनाता हुआ मौके से पकड़ा। यूरोप के ऑस्ट्रिया में एक स्टंटमैन ने हैरान करने वाला कारनामा दिखाया। रिकॉर्ड बनाने के लिए स्टंटमैन ने बर्फ से भरे एक बॉक्स में 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त बिताया, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में वो स्टंटमैन कांच के एक बॉक्स के अंदर बैठा नजर आया। उसका इशारा मिलते ही वहां मौजूद कुछ लोग उस बॉक्स को बर्फ से भरने लगे। कुछ ही देर में पूरा बॉक्स बर्फ से ऊपर तक भर गया और उसमें बैठे आदमी का शरीर भी कंधे तक बर्फ से ढक गया। बर्फ न पिघले इसका भी इंतजाम किया गया। इस बीच वो स्टंटमैन करीब 2.5 घंटे तक बर्फ के बीच बैठा रहा। उसका ये कारनामा देखने के लिए मिल्क में बड़ी तादाद में लोग भी इकट्ठा हुए। रिकॉर्ड बनाने के बाद उसे वहां से बाहर निकाला गया। बर्फ में रहने की वजह से उसका शरीर अकड़ने लगा था, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने बाहर निकलते ही उसकी जांच की। हालांकि बाद में उसकी हालत बिल्कुल ठीक बताई गई। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली और पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार तक शुरू हो चुकी है। मेट्रो में सफर के लिए गाइडलाइंस तय की गई हैं। स्मार्ट कार्ड वाले यात्री ही मेट्रो में सफर कर पाएंगे। मेट्रो स्टेशन पर टोकन उपलब्ध नहीं होगा। मेट्रो में सफर करते वक्त मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के देवघर के एसपी पीयूष पांडे को राहत मिलने के बाद भी लोकसभा की विशेषाधिकार कमेटी ने उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के कामों और इसकी स्वतंत्रता पर हमला बताया गया। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के एसपी पर उनके खिलाफ बेबुनियाद आधार पर मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया था और लोकसभा की विशेषाधिकार कमेटी से पीयूष पांडे की शिकायत की थी, जिसके बाद एसपी को तलब किया गया था। लेकिन एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पीयूष पांडे को विशेषाधिकार कमेटी के सामने पेश होने पर स्टे लगा दिया था। खबर है कि कमेटी ने इसे मानने से इनकार करते हुए एसपी पीयूष पांडे पर कार्रवाई जारी रखने का फैसला लिया है। युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश में खेल सकते हैं। खबर है कि युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके युवराज सिंह ने इसकी इच्छा जताई, जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनके लिए फ्रेंचाइजी ढूंढने में मदद कर रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ फ्रेंचाइजी उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शेन वॉटसन का मानना है कि अगर कोई भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग में खेलता है तो ये इस लीग के लिए फायदेमंद रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के 65 साल से ऊपर के ज्यादातर सांसद इस बार संसद के मॉनसून सत्र में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पार्टी ने इस पर कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोरोना के खतरे से बचने के लिए पार्टी के कई सांसदों को इस पर विचार करने की सलाह दी गई है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और सुखेंदु शेखर रॉय ने भी बढ़ती उम्र की वजह से संसद नहीं जाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें रविवार को एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उनका ये टेस्ट हुआ। राज्य विधानसभा का सत्र 15 दिन बाद शुरू होगा, जिसके लिए संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन अब उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सरकार को विधानसभा के लिए अपनी रणनीति तय करने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों की भीषण आग अभी भी जारी है। इस आग में कई घर जलकर राख हो चुके हैं। हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। इसके बावजूद आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। ये आग लगातार फैलती जा रही है। ये आग अब तक 1,40,000 एकड़ में फैल चुकी है। आग लगने के बाद जंगल के आसपास के इलाकों में तापमान भी बढ़ गया है, जिसके बाद 300 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। तो ये कैलिफोर्निया की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जंगलों में आग काफी ज्यादा फैल चुकी है और कई घरों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। इस आग की वजह से कई घर जलकर राख हो चुके हैं और इस आग के बाद 300 लोगों को एयरलिफ्ट करके बचाया गया। बिहार में महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने सीट बंटवारे के मुद्दे पर आरजेडी की परेशानी बढ़ा दी। नौबत यह आ गई कि आरजेडी की सहयोगी पार्टियों ने जितनी सीटें मांगी वो बिहार विधानसभा की कुल सीटों से भी ज्यादा हो गई, क्योंकि बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव होंगे और अगर आरजेडी की सहयोगी पार्टियों को उनकी मर्जी से सीटें मिली तो यह आंकड़ा 262 पहुंच जाता है। हैरानी की बात यह कि इन सीटों में आरजेडी की सीटें शामिल नहीं है। खबर है कि आरजेडी अकेले 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने 93 सीटों पर दावा ठोका है।
इसके अलावा 50 सीटों पर CPI-ML और 49 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP चुनाव लड़ना चाहती है। यही नहीं, महागठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में RJD और JDU ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन JDU के अलग होने से इस बार का सियासी गणित पूरा बदल गया और महागठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों की संख्या बढ़ने से RJD की टेंशन बढ़ गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कई दिनों से चल रहा प्रदर्शन तेज हो गया। वहां की नीलम और झेलम नदी पर चीन की मदद से बनाए जा रहे बांध के खिलाफ लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूटा और गुस्साए लोगों ने हाथों में मशाल लेकर रात के वक्त मार्च निकाला। रात को सैकड़ों की भीड़ मुजफ्फराबाद की सड़कों से गुजरी और हाथों में मशाल लिए लोगों ने ऊंची आवाज में नारेबाजी करके अपनी सरकार को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चीन की मदद से नीलम और झेलम नदी पर बनाए जा रहे बांध को गलत बताया और तुरंत बांध के काम को रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान को चेतावनी दी कि अगर जल्द दोनों नदियों पर बांध बनाने का काम नहीं रोका गया तो मुजफ्फराबाद समेत पूरे POK में जोरदार प्रदर्शन किए जाएंगे। चीन में चल रहे इंटरनेशनल सर्विसेज ट्रेड फेयर में समंदर में जासूसी करने वाला एक ऐसा रोबोट पेश किया गया जो शार्क की तरह दिखता है। दावा है कि यह रोबोट दुश्मन पर नजरें रखने के लिए अहम हथियार साबित होगा, क्योंकि अपनी शानदार बनावट के कारण यह रोबोट पानी के अंदर इलाके में आसानी से घुल मिल जाएगा। ऊपर से यह ना के बराबर आवाज करता है, जिस वजह से इसका आसानी से पकड़ में आना मुमकिन नहीं। शार्क की शक्ल वाला यह तेज रफ्तार रोबोट सेना के आम हथियारों की तरह भारी भरकम भी नहीं है। महज 75 किलो के वजन वाला यह रोबोट पानी के अंदर बड़े बड़े काम कर सकता है। पानी में टारगेट का पता लगाना तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये समंदर में सर्च ऑपरेशन और पानी की क्वालिटी टेस्ट करने जैसे काम भी कर सकता है। अमेरिका के साउथ डकोटा में मौसम ने अचानक करवट बदल ली और वहां तेज बर्फबारी शुरू हुई। वहां इतनी बर्फबारी हुई कि सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। पेड़ों के पत्तों से लेकर टहनियां तक बर्फ से ढक गए। मकानों की छतें और उनके बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई। कई इलाके में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि घरों के सामने बर्फ का ढेर लग गया। हालात ऐसे हो गए कि जरूरत का सामान लेने के लिए भी लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अचानक हुई इस बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में ठंड बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई।